अमरनाथ तिवारी बनने की यात्रा कहां से शुरू हुई? कोई एक घटना या कोई एक दिन में नहीं बना। जी। इसके पीछे मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, संघर्ष और समाज के अनुभव, सबके सर्वांगीण सहयोग से अमरनाथ तिवारी का व्यक्तित्व बना। आखिर वह कौन सा सपना था जिसने आपको यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया? 8वीं 9वीं से कुछ कविताएं लिखने लगा। जी। तो उस समय एक अखबार छपता था खुल्लम खुल्ला। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर उपाध्याय और आप देख रहे हैं द इंपैक्ट टॉक्स। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 34 वर्षों तक स्वास्थ्य विभाग में ईमानदारी से सेवा की और पिछले लगभग 4 दशकों से साहित्य, शिक्षा, समाज और सेवा के माध्यम से हजारों युवाओं के जीवन को नई दिशा देने का काम किया। बिना सरकारी अनुदान और बिना चंदे के साहित्य चेतना समाज जैसी संस्था को निरंतर आगे बढ़ाना अपने आप में एक मिसाल है। हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री अमरनाथ तिवारी जी। हमारे पॉडकास्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला मेरे लिए जी। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को जी मैं नमस्कार निवेदित करता हूं। जी, बहुत अच्छा। सर, आपसे यदि यह पूछा जाए कि अमरनाथ तिवारी बनने की यात्रा कहां से शुरू हुई और आपके जीवन में सबसे बड़ा संस्कार, सबसे बड़ी प्रेरणा और सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा? अमरनाथ तिवारी कोई एक घटना या कोई एक दिन में नहीं बना। जी। इसके पीछे मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, संघर्ष और समाज के अनुभव, सबके सर्वांगीण सहयोग से अमरनाथ तिवारी का व्यक्तित्व बना। मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संचालक थे। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई। उस समय वो आरएसएस के जिला संचालक थे। 4 जुलाई 75 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा और उसी दिन पिताजी की गिरफ्तारी हुई। जी। और वो 77 में जी जेल से रिहा हुए। मैं उस समय 8वीं का विद्यार्थी था और पिताजी का ज्येष्ठ पुत्र था। माताजी मेरी 5वीं पास थी। तो पूरे परिवार के एक तरह से अभिभावक की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। पिताजी जेल चले गए और पिताजी वकालत करते थे और एक ईमानदार अधिवक्ता थे। जिस कोर्ट में खड़े हो जाते थे, पेशी और ये सब घूस बंद हो जाता था। और उनका एक अपना था, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के विरोध में उनका एक अपना ही आंदोलन था। तो जब पिताजी जेल चले गए तो कुछ दिनों बाद जो मुवक्किल थे वो अपनी अपनी फाइलें लेते गए। पिताजी जब आए तब भी नए सिरे से उनको प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ी, लगभग 19-20 महीने बाद। तो विद्यार्थी जीवन में ही जो एक संघर्ष मैंने झेला, फीस के पैसे नहीं थे, किताब के पैसे नहीं थे और सब्जी तक के पैसे नहीं थे, तो घोर अभाव के बीच मेरा जीवन पला बढ़ा। लेकिन मैं पढ़ने में अव्वल था और पढ़ता गया। तो और पिताजी का कथन था, बराबर कहते थे कि बेटा यदि मानव जीवन पाए हो तो राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करते रहना है। कारण कि पशु पक्षी भी समाज को कुछ न कुछ किसी रूप में देते हैं। अगर तुम नहीं ऐसा करते हो तो पशु पक्षी से भी बदतर जीवन होगा ऐसा। तो पिताजी की प्रेरणा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके अलावा गुरुओं का मार्गदर्शन, समाज से मिली सीख ने अमरनाथ तिवारी को निर्मित किया। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बाकी 1985 में जब आप साहित्य चेतना समाज की स्थापना की, तब आपके पास न बड़े संसाधन थे, जैसा कि अभी आपने अपनी बातों में कहा, और न ही कोई बड़ा मंच था। आखिर वह कौन सा सपना था जिसने आपको यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया? मैं 8वीं 9वीं से कुछ कविताएं लिखने लगा। तो उस समय एक अखबार छपता था खुल्लम खुल्ला, जिसके संपादक हुआ करते थे श्रीमान राजरूप शुक्ला जी। लाल दरवाजा में उसका ऑफिस था। तो मैं तुकबंदी किया करता था। तो एक मैंने रचना लिखी, चुनाव की घोषणा हुई थी और मैंने लिखा कि चुनाव घोषणा के साथ ही बढ़ गई रौनक शहर की, इसके साथ ही बिक्री भी बढ़ गई खद्दर की,
नेताओं की दिखाई दे रही अनेक वैरायटी बहुत बढ़िया निकल आए हो जैसे मेढक बरसाती। जी तो मैं लेके गया आदरणीय राजरूप शुक्ला जी के यहाँ, जी तो उन्होंने पढ़ा और कहा किसने लिखा? मैंने लिखा है। जी थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं जी उसको सुधार के हम छापेंगे। जी फिर उन्होंने खुल्लम खुल्ला में छापा। उसके बाद मैं कई रचनाएं उनको दिया, वो छापते रहे, उनका स्नेह मिला। उसके बाद आगे चल के कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं कादम्बनी धर्मयुग में भी छपने का अवसर मिला। अच्छा जी। तो मैं ये देखा कि गाजीपुर में साहित्यकार वरिष्ठ कई थे, स्थापित थे, लेकिन कोई ऐसा मंच नहीं था जहां युवाओं और विद्यार्थियों के अंदर जो इस तरह के सपने हो, कुछ लिखने पढ़ने का जज्बा हो, कुछ जीवन में आगे बढ़ने का हो, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जी। तो मेरा सपना ये था, और साहित्य चेतना समाज का गठन का उद्देश्य भी कह लीजिए जी, कि विद्यार्थियों युवाओं के लिए एक मंच प्रदान करना जी, जिससे वे अपनी प्रतिभा का वहां प्रदर्शन कर सके। जी। और इसके लिए हम लोग साप्ताहिक गोष्ठियां किया करते थे। अच्छा हाँ, जी, ददरी घाजी। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1985 को मैंने किया अपने मित्रों के सहयोग से। मैं यही पीजी कॉलेज का विद्यार्थी था जी। तो प्रत्येक रविवार को हम लोग संकट मोचन मंदिर में दरी उपलब्ध हो जाती थी वहां, और हम लोग एक पैकेट बिस्कुट और जल वहां उपलब्ध रहता ही था। हम लोग विद्यार्थी, तो पैसा भी नहीं था, तो बिस्कुट एक पैकेट लेते थे और 8-10 अपने मित्रों को एकत्रित करके वहां कवि गोष्ठी, विचार गोष्ठी, और अगले रविवार के लिए विषय तय कर देते थे पहले से ही कि अगले रविवार को हम लोग इस विषय पे कविता या विचार लिख के ले आएंगे, और किसी अतिथि वक्ता को बुलाते थे। अच्छा जी। पीजी कॉलेज के किसी प्रोफेसर को या ऐसे किसी विद्वान साहित्यकार को, उनका मार्गदर्शन हम लोग प्राप्त करते थे। तो एक सपना था कि गाजीपुर के युवाओं को एक मंच मिले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो अपने को अभिव्यक्त कर सकें और अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे जा सके। बहुत अच्छा। तो तिवारी जी, स्वास्थ्य विभाग की नौकरी के साथ साहित्य और स्वास्थ्य की सेवा का जो बीजारोपण हुआ आपके जीवन में, ये कैसे समन्वय बना पाए, कैसे संतुलन आप बना पाए? जी, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि सामाजिक रही है, सामाजिक सोच की रही है जी। तो 85 में मेरी संस्था बनी, 86 में मेरा विवाह हुआ जी। पत्नी आई तो 1 आध वर्ष तक उनको असहज लगा कि ये सब कैसी गतिविधियां हैं, लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये कार्यक्रम समाज हित में है, राष्ट्र हित में है, विद्यार्थियों के लिए है जी। और पिताजी का शुरू से मार्गदर्शन और प्रेरणा मिलती रहती थी जी। तो कोई दिक्कत नहीं आई। और चूंकि नौकरी भी मैंने ईमानदारी से किया, मेरी नौकरी दोपहर तक रहती थी, शाम को मैं फ्री रहता था, जिले की नौकरी थी, और पिताजी का मार्गदर्शन था, उनकी तरफ से कोई आपत्ति थी, पत्नी भी हमारे विचारों से सहमत हो गई, समझ गई कि एक अच्छा काम हो रहा है, तो परिवार का भी सहयोग मिला, समाज का भी मिला। तो नौकरी, परिवार जी। और सामाजिक सेवा का जो ये मेरा जुनून था जी। उसमें समन्वय बिठाना मेरे लिए आसान हो गया, क्योंकि परिवार का भी सहयोग मिला और समाज का भी मिला। अच्छा, तो तिवारी जी, जब आप 4 दशक पहले पीछे मुड़कर देखते हैं जब आप, तो ऐसी कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसे देखकर लगता है कि वास्तव में यह सफर बहुत अच्छा रहा? विचार करता हूं मैं कि जब मैंने जो सपना देखा था वहां कितना मैं उसको फलीभूत कर पाया। मेरी संस्था विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, सामान्य ज्ञान की, निबंध की, गणित की, चित्रकला की, विचार व्यक्ति की जी। तो आज हजारों की संख्या में जी। मेरे पुराने प्रतिभागी जो अपने समय के टॉपर रहे हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा और क्षमता का परचम लहरा रहे हैं जी। आईएएस हैं, आईपीएस हैं, राजनेता हैं, प्रोफेसर्स हैं, इसके अलावा इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, देश में ही नहीं विदेश में भी कई ऐसे साहित्यकार हमारी संस्था से जुड़े रहे जो आज भी कहते हैं कि मैं आपकी संस्था के विचार व्यक्ति प्रतियोगिता में भाग लेकर, निबंध प्रतियोगिता में भाग लेकर चयनित पुरस्कृत होकर आगे बढ़ा, और उत्साहवर्धन मेरा हुआ आपके मंच के माध्यम से, और आज उनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं। तो साहित्य चेतना समाज की जो स्थापना हुई, उसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं को ही मंच देना था, और उसमें मैं पूर्णतः अपने को देखता हूं। और तमाम मेरे पूर्व प्रतिभागी हैं जिनसे मेरी वार्ता होती, जो पुराने प्रतिभागी रहे 90 के दशक के, वो अच्छी जगहों पे, तो वो बताते हैं कि मेरे पास आपके दिए हुए सर्टिफिकेट, वो मेडल, वो अखबारों की कटिंग जिसमें मेरा नाम छपा, वो आज भी मैं देखता हूं तो नई ऊर्जा से भर जाता हूं, और वो निरंतर क्रियाशील है और संस्था के योगदान को अपने जीवन बिल्कुल। जी। तो बड़ी मुझे
आत्म संतुष्टि मिलती है कि ये काम मैंने जो शुरू किया उसमें हम सफल हुए और इतने बच्चों को, हजारों बच्चों को लगभग मैंने मंच दिया। आज के समय में युवा मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में जी रहा है, सोशल मीडिया में पूरी तरह इन्वॉल्व है। पढ़ाई से जैसे ही फुर्सत मिलती है तुरंत सोशल मीडिया पर आज के बच्चे अटैच्ड हो जा रहे हैं। तो ऐसे समय में साहित्य, किताबें और संस्कार कितने जरूरी है? यदि आप देश के युवाओं को 3 सलाह देना चाहें तो क्या है? ये तो पहला तो मोबाइल या जो संचार है वो विकास के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसकी एक सीमा है उपयोग की। साहित्य हमें दृष्टि देता है, मोबाइल हमें सूचना देता है, तो उनके लिए मेरा सुझाव यह कि मोबाइल या शिक्षा के माध्यम से वो अपना विकास करें, ज्ञान का, अपनी सूचनाओं का, लेकिन अपने संस्कारों से जुड़े रहें। उनका चरित्र बढ़िया हो, संस्कार बढ़िया हो, जीवन में ईमानदारी हो, माता पिता का सम्मान करें, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका ज्ञानार्जन और अर्थोपार्जन केवल परिवार तक सीमित नहीं रहे। उनको हमेशा यह आभास रहे कि ये राष्ट्र मेरा है, ये देश मेरा है, देश के प्रति भी वो जागरूक रहें, और जैसा मैंने बताया कि समाज और राष्ट्र के प्रति भी उतने ही वो जिम्मेदार रहें जितना परिवार के प्रति हैं। और मेरा मानना है कि जैसे गुरु ऋण है, मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, वैसे लोक ऋण है। अच्छा जी। तो लोक ऋण के प्रति भी उन्हें सजग रहना चाहिए और समाज के बारे में जहां भी रहें सोचें और जितना हो सके समाज के भले के लिए कार्य करें। बहुत अच्छा। आप वर्षों से समाज और शिक्षा के बीच कार्य कर रहे हैं। आप के अनुसार आज समाज के सामने कौन सी बड़ी चुनौती है? और शिक्षा की चुनौती है, संस्कारों की चुनौती है, या सामाजिक संवेदनशीलता की चुनौती है? जबकि ये चुनौती आज युगों युगों से देखते हुए हम लोग आ रहे हैं, तो आपके अनुसार क्या आवश्यक है? शिक्षा तो निरंतर प्रगति कर रही है, तमाम संसाधन बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा हो रही है तमाम, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है वो संवेदना मर रही है हमारी, संस्कार मर रहे हैं हमारे। आज की पीढ़ी संस्कारहीन ज्यादा आ रही है। उनको बोध नहीं कि परिवार के प्रति मेरा क्या दायित्व है, समाज के प्रति मेरा क्या दायित्व है। एक संस्मरण मैं सुनाना चाहता हूं। हम लोग विचार व्यक्ति प्रतियोगिता करा रहे थे और विषय दिया था हमने छोटे बच्चों के लिए, जीवन में माता पिता का स्थान। कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो एक बुजुर्ग, हम श्रोता भी बुलाते हैं उसमें, जैसे प्रतिभागी के अलावा अभिभावक रहते हैं, और ऐसे लोगों को भी बुलाते हैं जो बच्चों के विचारों को सुने और उनका उत्साहवर्धन करें। एक श्रोता जाने लगे तो हमको एक तरफ ले गए और कहे, तिवारी जी आप बड़ा काम कर रहे हैं। हम कहे सर कैसे? कहे जीवन में माता पिता का स्थान, ये विषय जो आपने दिया है इस पर बच्चे इतनी बढ़िया राय दिए, अगर ये 20% भी इसका उतार सके अपने जीवन में तो परिवार का और समाज का बहुत भला होगा। और उन्होंने बताया कि मैं सेवानिवृत्त हूं और मेरी इकलौती संतान है और मेरा उसने एटीएम ले रखा है मेरे बेटे ने, और मैं एक कप चाय के लिए तरसता हूं और मैं बहुत दुर्गति का शिकार हूं। इतना अच्छा बच्चे बोले हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि बच्चों के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, युवाओं के अंदर एक संस्कार हो। तो जैसा बताया 3 चीजें आपने बताया जी। तो संवेदनहीनता बढ़ रही है जी, संस्कार की कमी आ रही है, और शिक्षा के प्रति क्या नजरिया है। तो मेरा शिक्षा के साथ अगर संस्कार नहीं है और संवेदनशीलता नहीं है तो मुझे लगता है वो शिक्षा बेमानी है जी। शिक्षा के साथ संस्कार, शिक्षा के साथ विद्या, यानी शिक्षा ही नहीं विद्या की आवश्यकता है जी, बिल्कुल। शिक्षा के साथ संस्कार और इन सब के साथ संवेदनशीलता बहुत आवश्यक है। अगर आप समाज के प्रति, परिवार के प्रति संवेदनशील नहीं है जी, तो ऐसी शिक्षा और ऐसा धन, हाँ, मुझे लगता है कि वो बहुत मायने नहीं रखता। बहुत अच्छा जी। तिवारी जी, यदि आपकी पहचान आने वाली पीढ़ियां याद रखें, आपकी किसी एक उपलब्धि को आने वाली पीढ़ियां याद रखें, तो वो कौन सी मुख्य आपकी पहचान होगी और कौन सी आपकी गिफ्ट होगी आने वाली पीढ़ियों के लिए? बस मुझे एक साहित्य सेवी, समाज सेवी के रूप में लोग जाने जी, और मुझे कोई और लालसा नहीं है जी जी। चलिए, बहुत अच्छा आपने पॉडकास्ट में जिस तरीके से आपने अपनी बातों को हमारे दर्शकों को बताया। लेकिन अब हम आपसे 5 रैपिड क्वेश्चन पे आते हैं जी। वो रैपिड क्वेश्चन जरूर आपके होंगे और मुझे लगता है कि वो रैपिड क्वेश्चन एक शब्द में आप बताएंगे।
एक शब्द में अपने व्यक्तित्व को आप कैसे बताएंगे? सहज, सरल, विनम्र और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। और आपके जीवन का एक ऐसा सिद्धांत जिस पर आपने कभी समझौता नहीं किया? आत्मसम्मान और अपने कार्य के प्रति निष्ठा। बहुत अच्छा। एक ऐसी किताब या व्यक्ति या विचार जिसने आपके जीवन की दिशा को बदल दी? एक विचार मेरा वही जो पुनः मैं उसको दोहराऊंगा कि समाज के प्रति हमेशा जागरूक रहिए, समाज के प्रति हमेशा। इस विचार ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, सामाजिक रूप से हमें सक्रिय रहना है। इसी विचार से प्रेरित होकर और मैंने इस काम को शुरू किया और वो मुझे बराबर प्रेरित करता है कि समाज के प्रति मेरी जवाबदेही। सफलता आपके लिए क्या है? पद, प्रतिष्ठा या लोगों का विश्वास? लोगों का विश्वास। पद प्रतिष्ठा तो क्षणिक है जी, लेकिन 40 साल को जो सफर भी है वो लोगों के विश्वास के। और मेरा मानना है उपाध्याय जी कि यदि आप ईमानदारी से और पवित्र मन से कोई पावन उद्देश्य को काम लेके करते हैं तो समाज आपका सहयोग करता है। एक शब्द में भारत के युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? उनके लिए यही संदेश है जी कि शिक्षा तो भाई आवश्यक है ही जी, लेकिन संस्कार और चरित्र अनुशासन बहुत जरूरी है। और उससे बढ़कर जी, देश हित और राष्ट्र हित में हमेशा चिंतन करें और उसके लिए कार्य करें। यदि आपको अपने जीवन में फिर एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहें तो क्या होगा? प्रश्न समझ नहीं पाए। आपको अपने जीवन में मतलब पुनः जीवन जीने का अवसर मिले और एक बदलाव की आवश्यकता महसूस हो, क्या बदलेंगे? बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि और नई ऊर्जा से जी, और अच्छे तरीके से समाज और साहित्य की सेवा कर सकते। जी तिवारी जी, मान लीजिए कि इस समय वर्तमान में देश के करोड़ों युवा आपको सुन रहे हैं ऑन कैमरा जी, और आपके पास उन्हें देने के लिए केवल 1 मिनट का समय हो या उससे भी कम, तो ऐसे हमारे राष्ट्र के युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जो अपने जीवन के दिशा को बदलने के लिए मजबूर हो जाएं? शिक्षा से तो ज्ञान मिलता है लेकिन अच्छी पुस्तकें, अच्छा साहित्य, अच्छे लोगों की संगति और अच्छे संस्कार हमको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है, मनुष्य बनाता है। तो हमें अच्छे साहित्य पढ़ना चाहिए, सत्य साहित्य का अध्ययन करना चाहिए जिसकी कमी होती जा रही है। अच्छे लोगों का सानिध्य करना चाहिए, महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लेना चाहिए, साहित्यकारों की जीवनी से प्रेरणा लेनी चाहिए और जहां भी रहें, जिस समाज में रहें, उस समाज के भले के लिए निरंतर सक्रिय रहें और राष्ट्र के प्रति हमेशा निष्ठावान रहें, राष्ट्र सर्वोपरि रहे, यह मन में भाव रहना चाहिए। बहुत अच्छा। अमरनाथ तिवारी जी, आपने केवल अपने जीवन की कहानी नहीं सुनाई बल्कि यह भी बताया कि सेवा, साहित्य और संस्कार मिलकर समाज को कैसे बदल सकते हैं। द इम्पैक्ट टॉक्स में आने का आपका बहुमूल्य विचार आपने साझा किया, आपका हार्दिक धन्यवाद। और दोस्तों, यदि आपको यह बातचीत प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं विद्यासागर उपाध्याय, आप देख रहे थे द इम्पैक्ट टॉक्स। नमस्कार और तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।